गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। 2 वीक के बाद मिले हैं तो आज फिर से योग सूत्र की रीडिंग चालू करते हैं। और थोड़ा गला खराब है और इंटरनेट भी थोड़ा वीक है। होप कि प्रॉब्लम ना आए, देखते हैं। तो योग सूत्र में हम आज देखेंगे वो पेज नंबर 272 के ऊपर बुक 3 का 9 सूत्र है, वो देखेंगे। अब फिर से ये समझना जरूरी है कि ये बुक 2, बुक 1, बुक 3 क्या है। तो आगे भी बात तो की थी, फिर भी कि तावरिया जी ने ये जो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र को रीअरेंज किया है। तो महर्षि पतंजलि ने 4 चैप्टर लिखे थे, जिसको 4 पाठ कहते हैं: समाधि पाठ, साधन पाठ, विभूति पाठ और केवल्य पाठ। अब ये 4 सूत्रों के अंदर जो 195 सूत्र है, उनको तावरिया जी ने 5 चैप्टर के अंदर उन्होंने उसको डिवाइड किया है। अब तावरिया जी ने चैप्टर को बुक नाम से बताया है कि बुक 1 मतलब उनका बुक 1 मतलब उनका पहला चैप्टर, बुक 2 मतलब दूसरा चैप्टर। इस तरह उन्होंने 5 चैप्टर लिखे हुए हैं और हर एक चैप्टर के अंदर महर्षि पतंजलि के जो 4 पाठ है, उसमें से कुछ चुने हुए सूत्र हर एक चैप्टर के अंदर उन्होंने रीअरेंज किए हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो बुक 2 पढ़ रहे हैं, मतलब कि तावरिया जी का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। और तावरिया जी का चैप्टर 2 के अंदर उन्होंने महर्षि के चारों पाठों में से कुछ सूत्र चुनकर इसमें लिए हैं। तो महर्षि का पहला चैप्टर जो था, जिसको समाधि पाठ कहते हैं, तो समाधि पाठ का कुछ सूत्र हमने देख लिए ये बुक 2 के अंदर। फिर बुक 2 महर्षि पतंजलि का दूसरा चैप्टर, जिसको साधन पाठ कहते हैं, उसके भी कुछ सूत्र हमने देख लिए। और अब जो विभूति पाठ है महर्षि पतंजलि का, उसके कुछ सूत्र यहाँ उन्होंने लिए हैं, वो आज हम रीड करने जाएंगे। अब इसमें भी देखिए कि तावरिया जी ने धीरे धीरे करके जो अष्टांग योग है उसके ऊपर यहाँ आ गए हैं। लास्ट टाइम हमने प्रत्याहार के बारे में देखा था, प्रत्याहार और उसका परिणाम क्या आता है। उसके पहले प्राणायाम के बारे में देखा था, उसके पहले आसन और उसके पहले यम नियम के बारे में डिटेल में उन्होंने बताया था। तो ये अष्टांग योग के जो सूत्र है वो यहाँ उन्होंने लिए हैं। अब आज जो सूत्र है वो एक्चुअली चित्तवृत्ति का जब निरोध होता है तो कौन सी स्थिति जन्म लेती है, उसके ऊपर ये सूत्र है। और ये सूत्र के अंदर उन्होंने एक टेक्निक भी दी है, जिसको हम पोज टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो ये पोज टेक्निक के ऊपर का सूत्र है। और ये पोज का सूत्र जो है वो तावरिया जी ने जब बम्बई में मीटिंग पेपर्स का रीडिंग चालू की था, जो हमने डिस्कोर्सेस जिसको हम कहते हैं, तो डिस्कोर्सेस 1 का पहला ही मीटिंग जो है, जो उन्होंने 81 में ली थी, ये पोज के ऊपर है पूरा। और उन्होंने ये सूत्र को डिटेल में समझाया हुआ है। तो यही सूत्र की आज हम यहाँ रीडिंग करते हैं। तो पेज नंबर 272, सूत्र 9 of the book 3. The sequence of mental states of the thinking instrument is as follows. The brain reacts to that which is seen, then follows the moment of brain control, then ensues a moment
wherein the chitta, mind stuff, responds to both these factors. Finally, these pass away and the perceiving consciousness has full sway. ये उनका सूत्र है। अब संस्कृत में देखते हैं और उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं वो समझते हैं। तो इसको निरोध संस्कार कहते हैं कि देखो चित्त की दो स्थिति है, एक व्युत्थान की स्थिति और एक निरोध की स्थिति। जैसे चित्त वृत्ति निरोध, तो वृत्तियों का निरोध करना, उसका नियंत्रित करना, उसको रोकना। और दूसरी स्थिति जो है व्युत्थान की, तो अभी जो हमारी स्थिति है व्युत्थान की, हम चित्त वृत्ति निरोध की स्थिति में नहीं है, हम व्युत्थान की स्थिति। व्युत्थान की मतलब नॉर्मल स्थिति जिसमें हमारे विचार चालू रहते हैं, हम विचार करते हैं, कामकाज करते हैं, वो चित्त की वृत्तियों की स्थिति है और उसको व्युत्थान की स्थिति कहते हैं। तो यहाँ ये सूत्र के अंदर ये दो शब्द है, एक व्युत्थान और निरोध संस्कार। तो सूत्र क्या कहता है? व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्त अन्वय निरोध परिणाम। निरोध परिणाम जो है वो किस तरह आता है वो ये सूत्र में बताते हैं। व्युत्थान निरोध संस्कारयो मतलब व्युत्थान और निरोध के संस्कार, अभिभव प्रादुर्भाव मतलब अस्त होते हैं और उदय होते हैं। तो कभी व्युत्थान के संस्कार अस्त होते हैं या उदय होते हैं, कभी निरोध के संस्कार। जब व्यक्ति ध्यान में बैठती है तो वहाँ जो है उसका व्युत्थान के संस्कार धीरे धीरे कम होते जाते हैं, जागृति के संस्कार कम होते जाते हैं और निरोध के संस्कार धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये व्युत्थान और निरोध के संस्कारों का अभिभव प्रादुर्भाव मतलब अस्त होना और उदय होना ऐसा होता रहता है। निरोध क्षण चित्त, तो चित्त का निरोध काल, उसमें चित्त का निरोध काल बीच में आता है। जब व्युत्थान नहीं होता है तो निरोध काल की स्थिति बनती है। अन्वय मतलब संबंध होना, निरोध परिणाम, उसको निरोध परिणाम कहा जाता है। तो ये ट्रेडिशनल उसका अर्थ है। ट्रेडिशनल में ऐसा कह सकते हैं कि जब व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार क्रमशः अस्त और उदय होते हैं तब उसके साथ निरोध काल के चित्त का संसर्ग यानी संबंध होता है, जिसे निरोध परिणाम कहा जाता है। ये सब टेक्निकल टर्म है तो शायद हमें समझ में आए ना आए, पर तावरिया जी जो कहना चाहते हैं वो हमें समझना है। तो उन्होंने जो विचार प्रक्रिया है वो किस तरह अंदर चलती है ब्रेन में, इसका इस सूत्र के अंदर वर्णन किया है। जैसे हमने पढ़ा कि द सीक्वेंस ऑफ मेंटल स्टेट्स ऑफ द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एज फॉलोज, द माइंड रिएक्ट्स टू दैट विच इज सीन, देन फॉलोज द मोमेंट ऑफ माइंड कंट्रोल, then ensues a moment wherein the chitta mind stuff responds to both these factors. Finally, this pass away and the perceiving consciousness has full sway. इसका मतलब क्या कहते हैं कि विचार की प्रक्रिया जो है उसकी श्रृंखला दो रूप में उत्पन्न होती है। जो हमारे विचार चलते हैं उसमें क्या प्रोसेस क्या होती है ये बताते हैं कि प्रथम जो हमने देखा उसके प्रति हमारा मन प्रतिक्रिया करता है, फिर मनोनियंत्रण यानी कि पोष की स्थिति बनती है जिसमें चित्त जो है वो दोनों परिबलों को देखते हैं, प्रतिक्रिया तथा नियंत्रण दोनों को चित्त देखता है और फिर उसको रिस्पॉन्स करता है और लास्ट में फिर वो भी समाप्त हो जाता है और सिर्फ दृष्टा का शासन प्रवर्तता रहता है। कॉन्शियसनेस एज फुल स्वे। तो इस तरह यहाँ प्रक्रिया बताई है। अब उसको डिटेल में समझे तो एक ब्रेन के अंदर की किस तरह, जैसे कि हमने बाहर किसी चीज़ को सुना या देखा तो अंदर क्या प्रोसेस चल रही है इसका बारे में यहाँ उन्होंने बताया, पर इसके प्रति हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, इसलिए प्रोसेस क्या अंदर चल रही है
वो हम नहीं जानते हैं। यहाँ ये बात उन्होंने बताई है। तो यहाँ ये कहना ये चाहते हैं कि व्यक्ति जब कुछ देखता है या सुनता है कि तुरंत उसके मन में विचार उत्पन्न होता है, और विचार जो है वो प्रतिक्रिया के रूप में देखता है। जैसे एक पेड़ देखा तो पेड़ देखने के बाद में कोई प्रतिक्रिया अंदर उठती है, चाहे वो पसंद आए या ना पसंद आए या उसके और कोई चीज़ बने। या एक गाना सुनते हैं तो गाना सुनने के बाद में वो पसंद आता है नहीं आता है, ये अंदर एक प्रतिक्रिया उसके बाद में तुरंत उत्पन्न होती है। और प्रतिक्रिया का मतलब संस्कार जन्य हमारा उत्तर, अंदर जो संस्कार पड़े उसके मुताबिक हमारी प्रतिक्रिया होती है। हम जो कुछ सुनते हैं या देखते हैं वो हमारे संस्कार के माध्यम के द्वारा हम उसको देखते हैं। तावरिया जी उसको कलरिंग कहते हैं। तो जब विचार बनता है और फाइनली IESM केंद्रों के ऊपर आता है, तो यहाँ IESM केंद्रों के ऊपर ये कलरिंग होता है, क्योंकि IESM केंद्र जो है वो पूरा जो है वो सत्व रजस तमस से भरे हुए होते हैं। तो फिर वो विचार में या तो सत्व होगा या रजस तमस होगा, इस तरह का विचार हमारा बनता है। अब यहाँ ये टेक्निक के अंदर इसके अंदर सूत्र के अंदर उन्होंने टेक्निक छुपी है, बताई है, उसको पोज कहते हैं। तो कहते हैं कि जो हम देखते हैं या सुनते हैं और जो प्रतिक्रिया होती है उसके बीच में एक पोज हमें निर्माण करना है। मतलब प्रतिक्रिया देने से पहले हमें यहाँ एक गैप निर्माण करना है, एक पोज निर्माण करना है, या उसको वेटिंग भी कहते हैं। और उसका एक एग्जांपल तावरिया जी यहाँ ही कुछ कहते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि भाई तुम मूर्ख हो, तो सामान्य रूप में मेरे अंदर इसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, परंतु उसी क्षण मुझे वहाँ पोज लेना है और मुझे अपने आप को ही पूछना है कि ये जो कहा गया है वो क्या सच है या ये व्यक्ति एबनॉर्मल है या उसकी कोई गलतफहमी है, इसलिए ये इस तरह की बात करता है। इसको चित्त नियंत्रण कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ कि हमारे अंदर हमेशा विचार और प्रतिक्रिया ये दोनों ही चीज़ चलती रहती है। हर समय कोई एक विचार उत्पन्न हुआ और उसके साथ में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। कोई एक चीज़ देखी सुनी कुछ भी किया और अंदर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। तो दोनों के बीच में एक गैप निर्माण करना ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कॉन्स्टेंटली मैकेनिकल प्रोसेस चालू रहती है और कभी भी हम रिस्पॉन्स के ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। रिएक्शन आएगा पर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। रिस्पॉन्स जो है वो प्रतिभाव है, रिएक्शन है वो प्रतिक्रिया है। तो प्रतिक्रिया में नहीं जीना है, प्रतिभाव में जीना है। तो रिस्पॉन्स हमारे अंदर किस तरह उत्पन्न हो वो हमें ये करना है। इसीलिए यहाँ ये टेक्निक को उन्होंने बताया हुआ है। तो इस टेक्निक को हम दिन की छोटी छोटी क्रियाओं के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जब भी फ़ोन की रिंग बजती है और तुरंत हम एकदम उसको उठा लेते हैं, तो हमें एक हैबिट फॉर्म करनी है कि भाई 3 बार फ़ोन की घंटी बजेगी, उसके बाद में ही हम फ़ोन पिकअप करेंगे और बात करेंगे। तो अपने आप में पोज की वहाँ पोज निर्माण हो जाता है और पोज की हैबिट बन जाती है। इसी तरह हर चीज़ के अंदर जब खाना खाते हैं तो एक जो निवाला है पूरा चबा के पूरा गले के नीचे उतरे नहीं तब तक दूसरा निवाला को हमें छूना नहीं है। इस तरह ऐसी छोटी छोटी टेक्निक को हमें दिन के अंदर फॉलो करनी चाहिए, जिसके द्वारा हमारे अंदर ये पोज की स्थिति निर्माण हो सके। तो इस तरह हमें इसको प्रयत्न करना है। अब तावरिया जी इंग्लिश में क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। The sage explains how automatic reflex action to the incoming impulse is loaded and abated by memory shock in the past
इमोशन इज स्लोली कन्वर्टेड इनटू रिस्पॉन्स। तो जब ये टेक्निक को फॉलो किया जाता है तो फिर हम धीरे धीरे करके हमारे जो विचार है वो कम होते जाते हैं और रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है। यहाँ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन शब्द यूज किया है, उसका मतलब ही प्रतिक्रिया। ऑटोमेटिक मतलब जिसमें कुछ सोचना है ही नहीं, ऑटोमेटिक हमारे अंदर प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि शरीर के स्तर पर मच्छर काटता है तो तुरंत हमारा हाथ वहाँ चला जाता है और हम मच्छर को मार देते हैं या उड़ा देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन होगा। इसी तरह मन के अंदर भी ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा चालू रहता है। मन के अंदर विचार आया और कभी वो विचार को हम दबाते हैं, कोई विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं, खेलते हैं, तो विचारों के स्तर के ऊपर हम ये हमेशा करते हैं। इसी तरह 5 इंद्रियों से जो हम विषयों के साथ जुड़कर जो करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ भी हमारी हमेशा प्रतिक्रिया होती है और एक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में, मतलब कि हमें कुछ उसको सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक ये हो जाता है। तो जैसे इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया और हमारी मेमोरी जो कि भूतकाल के इमोशन से, भावों से रंगी हुई है, वो उसके साथ में इनकमिंग इम्पल्स जुड़ता है और फिर आगे जाके वो चीज़ विचार बनता है। आइए SM केंद्रों के बारे में। पर जब हम ये रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में बोध निर्माण करेंगे तो धीरे धीरे ये जो है वो चीज़ जो है वो कम होती जाएगी और हम रिस्पॉन्स की ओर आगे बढ़ सकेंगे। Only when one reaches the stage 3B is this sequence broken, or only when reaches the stage 3B is this sequence broken. At stage 3A, one experiences a slight pause before one reacts. One is about to practice response. तो देखो ये कितनी ऊंची स्थिति है। वैसे तो हमको लगता है कि भाई ऐसे पोस्ट कर देंगे और, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ये इतनी ये चीज़ें फास्ट अंदर चलती है। जैसे ही कुछ देखा सुना कि प्रतिक्रिया आ गई, तो व्यक्ति धीरे धीरे करके डायग्राम 3A की स्थिति के ऊपर और आगे जाके 3B की स्थिति के ऊपर पहुंचता है, तब उसके अंदर ये ऑटोमेटिक पोज निर्माण होता है और फिर वो विचार जो है वो आगे गति नहीं कर सकते हैं या फिर सिर्फ रिस्पॉन्स जन्म लेता है। और 3A की स्थिति के अंदर धीरे धीरे ये व्यक्ति का इतना डेवलपमेंट होता है कि अभी वो रिस्पॉन्स के करीब करीब पहुंच चुका है, पर अभी पूरा रिस्पॉन्स उसके अंदर जन्मा नहीं है, अभी भी रिएक्शन कभी आ जाते हैं। पर 3B के अंदर कंप्लीटली रिस्पॉन्स की स्थिति बनती है या पोज की स्थिति बनती है। It should be noted that both the brain and individual mind can work towards bondage as well as towards moksha। तो ये उपनिषद के अंदर ये कहा गया है कि हमारा मन जो है वही हमारा बंधन और मोक्ष का कारण है। तो यहाँ ब्रेन और हमारा मन, चित्त, इंडिविजुअल माइंड, ये दोनों का हम कैसा उपयोग करते हैं। अगर गलत उपयोग करते हैं तो वो बंधन की ओर ले जाता है, और सही इसका उपयोग करते हैं तो हमें वो वही मोक्ष की ओर ले जाएगा। Their natural inclination at the present level of evolution of the human race is towards bondage, but individuals are free to work towards moksha। तो अभी की जो हमारी जो पूरी जो रेस है, हमारी जो पूरी जो मनुष्य जाति है, उसकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि वो बॉन्डेज की ओर जाने वाली है, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर एक रिएक्शन ही जन्म लेता है। जैसे कुछ हुआ और तुरंत रिएक्शन आ गया, तो जब तक रिएक्शन की स्थिति अंदर बनी रहती है तो ये बॉन्डेज की स्थिति होगी। जब रिस्पॉन्स की स्थिति में हम जाएंगे तो फिर मोक्ष की स्थिति की ओर जाने की संभावना बनेगी। तो व्यक्ति फ्री है, उसको बॉन्डेज में रहना है या मोक्ष की ओर जाना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
और उसके लिए उसको प्रयत्न करना पड़ता है। जैसा प्रयत्न होगा इस तरह की वो स्थिति बना सकता है। To help the brain and individual mind work towards either moksha or bondage, the body-brain system is equipped with two sets of nervous system. One, the sympathetic nervous system, is active because the present inclination of the brain and individual mind is towards bondage. It is outgoing and seeks pleasure to satisfy desires of all kinds. तो अभी जो हमारी स्थिति है अंदर, उसको दोनों की ओर हम ले जा सकते हैं बॉन्डेज जो मोक्ष के लिए, और उसके लिए एक अंदर एक सेटअप बनाया हुआ है नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम जो है ज्ञान तंत्र, उसका दो प्रकार के ज्ञान तंत्र हमारे अंदर है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमेशा हमें बंधन में रखता है, क्योंकि जब तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा तब तक हम प्रतिक्रिया ही करेंगे, रिस्पॉन्स या प्रतिभाव का कोई संभावना ही नहीं बनेगी। जब आगे जाके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम योग के अभ्यास से डेवलप होगी तब जाके हमारे अंदर प्रतिभाव की स्थिति बनेगी, क्योंकि तब 3A और 3B की स्थिति बनेगी, और उसके लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो हमारी जो ह्यूमन रेस है आज की, उसके अंदर तो ये सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही काम कर रही है, और व्यक्ति जो है वो बंधन में इसी तरह जीता रहता है। और ये उसकी जो पूरी प्रक्रिया है आउटगोइंग है, और किसी प्रकार वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, संतोष पाने के लिए वो चीज़ें व्यक्ति करता रहता है। The other, which at the present level of evolution of the human race is nearly dormant, is the parasympathetic system. It has both afferent and efferent nerve fibers to excite if necessary and inhibit if necessary. तो दूसरी जो सिस्टम है उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, पर वो आज की स्थिति के अंदर वो डॉर्मेंट स्थिति के अंदर है, सुसुप्त स्थिति के अंदर व्यक्ति के अंदर है। मतलब इतनी एक्टिव नहीं है, इतनी जागृत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स में जागृत नहीं होती है। साधना ध्यान वगैरह करने पर इसको जागृत किया जाता है। तो आज के मनुष्य की जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो डॉर्मेंट स्थिति में है, और वो उसके जो फाइबर्स है, दो प्रकार के फाइबर्स है उसके अंदर, इफेरेंट एंड एफेरेंट, मतलब बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, ये दो प्रकार के उसके फाइबर्स है। वो कभी जैसी ज़रूरत होती है इस तरह वो उत्तेजना पैदा करता है, और कभी वो शांति पैदा करता है। तो ये इस तरह ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है। There is no special effort required for this. It is the nervous system of later days of humanity. This parasympathetic nervous system can be made fully operative and active through proper practices. Once the brain and individual mind are thus adequately equipped, it is easier and more natural to move toward moksha. There is no need to inhibit or suppress each unwanted emotion and outgoing tendency. तो ये जो नर्वस सिस्टम है वो आज के ज़माने के लिए नहीं है, पर जो लेटर डेज ऑफ ह्यूमैनिटी जो है, मतलब कि जो भावी प्रजा है या भावी जो मनुष्य जाति होगी, तो हो सकता है कि प्रकृति द्वारा उसके अंदर ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कर दी गई होगी, और उसके द्वारा वो कुछ और आगे का संशोधन वगैरह कर सकेगा। पर आज के टाइम में ये पैरासिम्पैथेटिक काम नहीं करती है, सिम्पैथेटिक ही काम करती है। अब उसको जो है वो हम योगा अभ्यास द्वारा उसको फुल्ली ऑपरेटिव और एक्टिव बना सकते हैं। जैसे जैसे एडवांस प्रैक्टिस होती जाती है तो उससे इसके अंदर फर्क पड़ता है, और जो हम
अभी भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें खास करके फेस की प्रैक्टिस करते हैं तो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है। कुछ प्रकार के प्राणायाम किया जाता है, उससे भी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर तावरिया जी ने जो त्रिबन के ऊपर जो पेपर लिखा था, डिस्कोर्सिस में हमने पढ़ा था, उसमें भी बताया था कि त्रिबन का अभ्यास करने से भी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जागृत होती है। तो योग के अभ्यास के द्वारा, और वो भी लंबे समय अभ्यास करते हैं, तब ये पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है। तो वो जब काम करती है तो फिर मोक्ष का मार्ग खुलता है, अन्यथा बंधन के अंदर ही रहना पड़ता है। Once the brain and individual mind are thus adequately equipped, it is easier and more natural to move towards moksha. तो ये जब काम करने लगेगी, पर्याप्त मात्रा में वो सुसज्ज हो जाएगी, वेल इक्विप्ड हो जाएगी, तब फिर जो है मोक्ष का रास्ता खुलेगा और नेचुरल रूप में हम मोक्ष की ओर गति कर सकेंगे। देयर इज नो नीड टू इनहिबिट और सप्रेस ईच अनवांटेड इमोशन एंड आउटगोइंग टेंडेंसी। फिर जो हमारे अंदर अनवांटेड थॉट भी आते हैं या इमोशंस आते हैं, उसको सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो है उसका अपने आप में उसका मार्ग हो जाएगा। इट इज ए जनरल स्टेटमेंट इन। तो यहाँ एक और स्पष्टता करते हैं कि ऐसा नहीं है कि वे प्रैक्टिस करेंगे और पैरासिम्पेथेटिक काम करेंगे तो हमें मोक्ष का रास्ता खुल ही जाएगा। एक ये वो जनरल स्टेटमेंट है, पर इसका एक ही फायदा है कि इस तरह ये काम करेंगे तो सिंपैथेटिक सिस्टम के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा और सिंपैथेटिक सिस्टम जो आज ज़्यादा एक्टिव है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, तो उसका फायदा हमें मिल सकता है। इस तरह इसको समझना है और इसके द्वारा मोक्ष का रास्ता जो है वो और आसान हो जाएगा। इट विल मेक लाइफ ए लिटल मोर स्मूदर। The tidal waves of negative emotion, instead of being 6 or 7 meters high and washing away all the good intentions of the sadhaka, will be 2 or 3 meters high and may yet partially wash away all the good intentions of the sadhaka. But over some lifetimes, the tidal wave will reduce to small harmless waves, and if simultaneously the sadhak were to put in intense effort in his sadhana, there are chances of quicker result. तो उसका एक ये फायदा है कि पैरासिम्पेथेटिक काम करनी चालू करेगी तो जीवन जो है वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। जो उतार चढ़ाव उसके अंदर आता है, और खास करके हमारा प्रॉब्लम इमोशंस ही है और इमोशनल हमारा इम्बैलेंस है, और इसके कारण इमोशनल या नेगेटिव इमोशंस के जो वेव्स जो है वो हमारे अंदर हाई टाइड की तरह उत्पन्न होते हैं। जैसे एक समंदर के अंदर लहरें उठती है तो कितनी, जब ये ज्वार आता है तो ऊंची ऊंची लहरें उठती है। इसी तरह कभी कभी हमारे इमोशंस के अंदर भी ऐसी ऊंची एकदम लहरें उठती है और वो नेगेटिव इमोशंस की होती है। तो वो हमारा जो अच्छे इंटेंशन है वो उसको सबको सब धो डालती है, साफ कर देती है, और फिर हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं बनता है। पर जैसे जैसे ये पैरासिम्पेथेटिक काम करने लगेगी तो जो मानो कि आज 6-7 मीटर के हमारे ये जो वेव्स अंदर चलते हैं इतने ऊंचे नेगेटिव इमोशंस के, वो फिर घटकर 2-3 मीटर के सिर्फ रह जाएगी, और वो भी आगे जाके कुछ लाइफ टाइम काम करेंगे तो फिर एकदम कम हो जाएंगे, हार्मलेस वेव हो जाएंगे कि जो नुकसान नहीं करेंगे। इस तरह के खाली इमोशंस अंदर चलते रहेंगे। पर सब कुछ डिपेंड करता है कि साधक कितना सिंसियर है और उसके एफर्ट कितनी इंटेंसिटी के साथ इंटेंस एफर्ट वो करता है, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो यहाँ ये सूत्र समाप्त होता है। अब आता है
10वां सूत्र। तो बुक 3 के अंदर उन्होंने सीधा 9वां सूत्र लिया है, आगे के सूत्र छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनको लगा कि ये जो अभी प्रत्याहार की बात चल रही है उसके साथ में ये सूत्र इसके सीक्वेंस में हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये 9, 10 और 11 सूत्र यहाँ बुक थ्रू के लिए है, बुक 3 का। अब 10वां सूत्र है, थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ दिस हैबिट ऑफ द चित्त there will be eventually occur a steadiness of spiritual perception। अब इसको भी संस्कृत में देखते हैं। ये सिंपल सूत्र है और ये सूत्र जो है वो प्रशांत वाहिता कहते हैं। प्रशांत वाहिता मतलब कि एकदम प्रशांति का वहन होता है, प्रशांति का जो प्रवाह है वो व्यक्ति के अंदर किस तरह बहता है। तो जब ये स्थिति अंदर बनती है, होश की स्थिति बनती है या इस तरह की स्थिति बनती है, तो फिर नेक्स्ट के अंदर ये आता है कि तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। तस्य मतलब कि उस चित्त जो होश के कारण निरोध परिणाम जिसने प्राप्त किया है, अब वो निरोध की स्थिति में आ गया है। इस तरह का चित्त जिसका हमने पोष का जहाँ उपयोग किया है उसका प्रशांत वाहिता मतलब कि प्रशांति का प्रवाह का वहन करने वाला संस्कार मतलब कि निरोध संस्कार या तो पोष का अभ्यास के कारण ये प्रशांत वाहिता का अनुभव साधक कर सकता है। और उसको अंदर टावरिया जी कहते हैं कि उसके कारण जो है वो हमारे अंदर आध्यात्मिक दर्शन की स्थिरता प्राप्त होती है। इवेंचुअली अकर ए स्टेडीनेस ऑफ स्पिरिचुअल परसेप्शन। तो आध्यात्मिक दर्शन जो है वो जब ये पोष का संस्कार जब दृढ़ होता है या निरोध का संस्कार दृढ़ होता है, तब ये चीज उसके अंदर बनती है, चित्त शांत बनता जाता है। अब इसकी प्रोसेस को समझे तो महर्षि पतंजलि ने शुरुआत में ही कहा है कि योगस चित्तवृत्ति निरोध, मतलब चित्तवृत्ति का निरोध होना, उसको वो योग कहते हैं। और उसके बाद में तीसरा सूत्र आता है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, मतलब कि चित्त की जब निरोध की स्थिति बनती है तब क्या होता है, जो दृष्टा है वो अपनी स्वरूप की अवस्था के अंदर अवस्थित होना वो शुरू कर देता है। जब साधक ध्यान में होता है और जब चित्तवृत्ति का निरोध करता है, तो वो जो चित्तवृत्ति का निरोध जो है वो एक क्षणार्थ के अंदर होता है। मतलब कि कोई ध्यान कर रहा है और धीरे धीरे इसका दिमाग एकदम शांत हो गया, अभी कुछ क्षणार्थ के लिए कोई विचार नहीं आया, या एक विचार आया उसके बाद में थोड़ा गैप है, उसके बाद में दूसरा विचार आता है। तो यहाँ जो गैप की स्थिति बनती है वो निरोध की स्थिति है, ये समझना है। चित्तवृत्ति निरोध का मतलब क्या कि वृत्ति जो है वो क्षण के लिए थम गई है, अब आगे नहीं बढ़ रही है, विचार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ विचार जो रुक गया और जो स्थिति बनी वो निरोध की स्थिति बनी, पोष की स्थिति बनी। तो इस तरह ये जो निरोध संस्कार है या पोष है, इस तरह ध्यान के अंदर निर्माण होता है। फिर धीरे ये स्थिति जो है और पक्व होती जाती है, मतलब कुछ क्षण के लिए जो निरोध संस्कार बना था वो अभी और ज़्यादा लंबा समय के लिए बनता है, 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए बनता है, फिर आगे जाके 10 सेकंड के लिए बनता है। इस तरह निरोध जो है, चित्तवृत्ति का निरोध लंबा होता जाता है, और जितना वो लंबा होता है इतना दृष्टा जो है वो उस दौरान प्रकट होता है। वो स्थिति पोष की स्थिति में जो होता है वो अंदर दृष्टा की स्थिति बनती है। ये इस तरह हमारे अंदर की ध्यान के दौरान हमारी ये अंदर स्थिति बनती है, इसको ये हमें समझना है। पर जैसे ही ध्यान हम समाप्त करते हैं और फिर व्युत्थान की स्थिति में आ जाते हैं, तो फिर से चित्तवृत्ति के अंदर विचार चालू हो जाता है, वृत्तियों बनना चालू हो जाता है।
चलिए इंग्लिश में क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। छोटा सा 2 ही पैराग्राफ इसके अंदर दिया है। As stated in Sutra 9 of Book 3 above, once this nervous system is regenerated from its dormant state, many call this Kundalini Shakti, but that is not true. Day by day, greater automatic control will flow and steadiness as first of the thinking instrument, that is the mental posture, is achieved. Once this is achieved, spiritual perception will follow. तो जैसे ये आगे के सूत्र में बताया, इस तरह पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम जो है, जो आज डोरमेंट है, वो धीरे 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 एक्टिव होती जाती है। और वो एक्टिव होती है तो जो एक थोड़े सुपर नेचुरल अनुभव भी कभी कभी साधक को होते हैं, इसलिए कई लोग इसको कुंडलिनी शक्ति मानते हैं। पर कुंडलिनी शक्ति ये नहीं है, ये पैरासिम्पेथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव बनी है, उसके ही लक्षण होते हैं। और उसके द्वारा व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक कंट्रोल आना चालू हो जाता है, एक स्टेडीनेस बनती है, स्थिरता उसके अंदर बनती है। जो विचार की प्रक्रिया जो है, नॉर्मल कोर्स में हमारी विचार की प्रक्रिया एक हैफेजार्ड चलती है, इधर उधर अस्त व्यस्त चलती रहती है, कोई विचारों का ठिकाना नहीं होता है। कभी एक विचार आया, कभी दूसरा विचार आया, कभी एक विषय का विचार आया, कभी दूसरे विषय का विचार आया। कोई विचारों के अंदर सिस्टमेटिक हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता है, ऐसे ही कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। तो वो सब बंद हो जाएगा जब ये पैरासिम्पेथेटिक जाग जाएगी तो, और सिस्टमेटिकली विचार अंदर बनने चालू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कंट्रोल आएगा, एक स्टेडीनेस अंदर डेवलप होगी। और जो हमने मेंटल पोस्चर मतलब आसन की डेफिनेशन देखी थी कि आसन मतलब मेंटल पोस्चर, मन की एक स्थिरता। तो मन की स्थिरता, मेंटल पोस्चर वहाँ फिर धीरे धीरे डेवलप व्यक्ति के अंदर आता है। और इतना होता है तो उसके अंदर फिर स्पिरिचुअल परसेप्शन की स्थिति बनती है। और स्पिरिचुअल परसेप्शन एक बहुत ऊंची स्थिति है। जब स्पिरिचुअल परसेप्शन आध्यात्मिक दर्शन की स्थिति बनती है तो व्यक्ति भूत और भविष्य को भी देख सकता है, इतनी ऊंची स्थिति उसकी हो जाती है। जैसे हमारे ऋषि मुनि होते थे तो वो भूत भविष्य सब कुछ देखते थे, तो वो एक स्पिरिचुअल परसेप्शन उसके अंदर डेवलप होता है। पर ये चीज के बाद मतलब 3A और 3B में, खास करके 3B की स्थिति में पहुंचता है, तब व्यक्ति के अंदर ये स्पिरिचुअल परसेप्शन डेवलप होता है। Let it be clear that this other system has no magic in it. It makes the life of the sadhaka a little more smooth. The way is long and dark, and the intense effort will create their own luminosity to guide the sadhak. Besides, the effort should be methodical and under guidance. तो फिर से यही बात है कि ये कुछ रातों रात बनने वाला नहीं है, उसमें कोई चमत्कार नहीं हो जाता। ये धीरे 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 करके ये सिस्टम को हमें एक्टिवेट करनी पड़ती है, और ये सिस्टम एक्टिवेट होती है तो लाइफ जो है वो थोड़ी आसान हो जाती है, संघर्ष जो है वो सब अंदर के कम हो जाते हैं। तो रास्ता तो लंबा है और अंधकारमय है, पर हमारे प्रयत्न कैसे है उसके ऊपर सब कुछ आधार रखता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे अंदर का ही प्रकाश जो है वो हमें मार्गदर्शन करता रहेगा, वो बताता रहेगा आगे का मार्ग क्या है वो। और दूसरी बात ये है कि जो साधना करे वो मेथोडिकल होनी चाहिए, एक पद्धतिसर विधिवत होनी चाहिए। कुछ अगड़म बगड़म करेंगे तो ये स्थिति पर कभी भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, मेथोडिकल होगी तो फिर ये अंदर की स्थिति, ये स्पिरिचुअल परसेप्शन वाली स्थिति बन सकती है। तो ये 10वां सूत्र है। अब लास्ट सूत्र 11वां पढ़ लेते हैं, ये भी थोड़ा छोटा ही है। अब 11वां सूत्र, the establishing of this habit and the restraining of the mind, calming of the thinking instrument from its thought forming making tendency results eventually in the
constant power to contemplate, constant power to contemplate, contemplate मतलब समाधि, गहरा ध्यान, ध्यान की एक अंदर स्थिति बनती है। तो जब इस तरह की ये निरोध संस्कार जब लंबे समय तक आगे चलता है, मतलब विचार, दो विचार के बीच में कोई एक गैप निर्माण होता है और गैप लंबे समय तक चलता है, और जब वो इंटेंस होता है तो समाधि की स्थिति बनती है। इसको संस्कृत में कहते हैं सर्वार्थता एकाग्रतायो क्षय उदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। तो ये समाधि परिणाम, इसका परिणाम क्या आता है? जब ये निरोध संस्कार या पोज जब एकदम मैच्योर होता है, पक्व हो जाता है, तो समाधि परिणाम, इसका परिणाम समाधि में आता है। सब प्रकार की वृत्तियों का क्षय हो जाने के बाद और एकाग्रता का उदय होने के बाद चित्त का अंदर समाधि परिणाम प्राप्त होता है। ये संस्कृत का अर्थ है। और तावरिया जी कहते हैं इसमें उसके मुताबिक विचारों उत्पन्न करने का मन का जो एक एटीट्यूड है, उसके ऊपर अंकुश लाने से, यानी कि विचार करने का जो साधन है उसको शांत करने से, ऊपर के सूत्र में बताया इस तरह विराम की जो आदत है उसको हम दृढ़ कर सकते हैं और समाधि का सातत्य हम प्राप्त कर सकते हैं। इन शॉर्ट की विचार की स्थिति जो है वो कम होती जाएगी, चित्त वृत्ति का जो बनना है वो कम हो जाएगा, और सिर्फ जो अंदर निरोध की स्थिति जितनी लंबी बनेगी वो स्थिति जो है वो निरोध की स्थिति के कारण जो बनता है उसको समाधि परिणाम कहते हैं। तो हमारे अंदर जो हमारी 5 इंद्रियों है उसके द्वारा हमारे अंदर इम्पल्सिस आते हैं और वो फिर हमारे मेमोरी पैटर्न को मिलते हैं, और फिर आगे जाके IAS केंद्र के अंदर वहाँ IASM केंद्र के पास वो डिकोड होके विचार बनते हैं। अब जब ये निरोध की स्थिति बनती है या पोज की स्थिति बनती है तो क्या किया जाता है कि इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न ये दोनों को मिलने नहीं दिया जाता है। मतलब विचार अब निर्माण नहीं होगा, ये दोनों मिल जाएंगे तो विचार निर्माण हो जाएगा। तो जो इम्पल्स अंदर आया और तालुका के पास पहुंचता है तो तालुका के अंदर ये स्मृति पड़ी हुई है, तो तालुका के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकता है इनकमिंग इम्पल्स, और मेमोरी पैटर्न को वो मिल नहीं सकता है, इसीलिए विचार नहीं बनता है, तो निरोध की स्थिति बन जाती है। और जितनी देर तक हम इम्पल्स को अंदर रोके रखते हैं, मतलब कि मेमोरी के साथ मिलने नहीं देते हैं, उतनी क्षण तक हमारे अंदर जो है ये निरोध की स्थिति या समाधि की स्थिति जन्म लेती है। तो इस तरह ये काम करते हैं। तावड़िया जी इसको थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और थिंकिंग प्रिंसिपल का न मिलना कहते हैं। थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और थिंकिंग प्रिंसिपल मतलब जो मेमोरी का जो हिस्सा है वो दोनों नहीं मिलते। प्रत्याहार के अंदर भी हमने यही देखा था कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और थिंकिंग प्रिंसिपल जब दोनों एक साथ मिलते नहीं हैं तो प्रत्याहार जन्म लेता है, और दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं तो विचार जन्म लेता है। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। द पोस्चर डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस 2 sutras and in the diagram 3A is to be cultivated with care and proper methods, and proper results will follow. This habit is established over a period of time and the chitta becomes steadier. तो ये जो अंदर की स्थिति ये ऊपर के 2 सूत्रों के अंदर बताई है वो जो बनती है वो प्रॉपर मेथड को हम जब फॉलो करते हैं तब इस तरह की 3A की स्थिति बनती है। तो ऊपर के 2 सूत्र जो है वो 3A की स्थिति के लिए है, और अब ये जो यहाँ जो बनेगी नई स्थिति
वो स्थिति जो है वो 3B की स्थिति बनेगी, जिसके अंदर हमने देखा कि विचार अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, इनकमिंग इम्पल्स अंदर जा नहीं सकता। दिस सूत्र goes beyond the possibilities talked about in सूत्र 9 and 10। तो अभी ये जो 11वां सूत्र है उसके अंदर एक इसके ऊपर की संभावना बनती है, मतलब कि 9 और 10 के सूत्र के अंदर 3A की स्थिति की बात की गई है, इसके अंदर जो है ये 3B की स्थिति बनती है, उसके भी ऊपर की संभावना की बात होती है। दिस इज स्टेट where the thinking instrument and the thinking principle are not allowed to come together. That is, the incoming impulse no longer meet identical memory patterns soaked in emotions experienced in the past, which color the present thinking. Refer to the diagram 3A and 3B and note the definite changes. Diagram 3BA represents Sutra 9 and 10, while diagram 3B represents Sutra 11. Thus, the IESM centers in the registration area are unable to function if the thinking principle is thus distorted. The thought form making tendency is disrupted. So, with the thinking instrument thus totally calmed down, the meditative attitude becomes natural to individual. तो ये जैसे कहा इस तरह आगे के दो सूत्र 3A की स्थिति के हैं और ये सूत्र जो है वो 3B की स्थिति के अंदर है, कि जिसके अंदर थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और थिंकिंग प्रिंसिपल को मिलने दिया नहीं जाता है, मतलब कि इनकमिंग इम्पल्स जो है वो मेमोरी पैटर्न को मिल नहीं सकती है, और वो मेमोरी के जो हमारे इमोशन से रंगी हुई है ऐसी मेमोरी को उसके साथ में इसका मिलाप नहीं होता है, और जो विचारों का जो कलर बनता है वो उसके ऊपर नहीं बनता है, मतलब कि ये दोनों को सेपरेट किया जाता है और वो स्थिति बनती है, उसको 3B की स्थिति योग के अंदर तावरिया की सिस्टम में कहते हैं। तो ये दोनों 3A और 3B के लिए ये 3 सूत्र है, पहले के 2 सूत्र 3A के लिए और ये 3B के लिए। और फिर IESM केंद्र जो है वहाँ ये चीज़ का वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, क्योंकि इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, तो वहाँ कोई फंक्शन होता नहीं है, वहाँ एकदम शांति, जैसे हमने देखा प्रशांत वाहिता, तो प्रशांत वाहिता का अनुभव साधक को यहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया के ऊपर होता है, एकदम शांति, गहन शांति का उसको अनुभव होता है। और इस तरह जो थॉट फॉर्म मेकिंग टेंडेंसी जो है वो वहाँ बंद हो जाती है, मतलब विचारों का बनना जो है वो वहाँ बंद हो जाती है, और इस तरह थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट अपने आप में शांत होता जाता है, और जैसे जैसे शांत होता जाता है तो जो स्थिति बनती है उसको तावरिया जी मेडिटेटिव एटीट्यूड कहते हैं। और जो समाधि परिणाम की यहाँ बात है, तो समाधि परिणाम वही मेडिटेटिव तावरिया जी का मेडिटेटिव एटीट्यूड है, समाधि परिणाम को ही वो मेडिटेटिव एटीट्यूड कहते हैं। दिस सूत्र 11 is a few hundred lifetimes later than the Sutra 9 and the later Sutra 10. But if the efforts are continuous, life after life, the results have to follow. The result is a calm thinking instrument and the beginning of the establishment of the meditative attitude. The sadhak is doing enough sincerely to draw the attention of the right guru, the ईश्वरा। अब देखो ये सब कितनी ऊंची स्थिति की बात है कि अगर हमने 3AB की स्थिति बना भी ली, जो सूत्र 9 और 10 में कहते हैं इस तरह की, पर 11 की स्थिति जब बनाएंगे, 3B की स्थिति बनाएंगे, उसके लिए कहते हैं कि फ्यू हंड्रेड लाइफ टाइम्स, कितने सैकड़ों जन्म के बाद में 3A के बाद में 3B की स्थिति बनती है। तो निरोध संस्कार की जो स्थिति बनेगी तो वो स्थिति के लिए कितने लंबे समय तक
कितने जीवन तक हमें साधना करनी पड़ेगी, उसके बाद में ये 3B की स्थिति हम बना सकते हैं। और जब ये बनेगी तब हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो एकदम काम डाउन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और वहाँ से फिर ये मेडिटेटिव एटीट्यूड की जो है प्रतिष्ठित फिर वो होता जाता है, एस्टेब्लिश धीरे धीरे करके होता जाएगा, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। और ये सब उसको अंदर के राइट गुरु जो है, अंदर का ईश्वर है, उसके मार्गदर्शन के नीचे ये सब करना पड़ता है, और गुरु का उसको ध्यान खींचना पड़ता है, और गुरु का मार्गदर्शन के लिए उसको प्रार्थना करनी पड़ती है। और जब अंदर का गुरु ईश्वर मार्गदर्शन देता है तब ये स्थिति बनती है। तो ये सूत्र तो हमारे लिए एक खाली रीडिंग के लिए ठीक है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि उसके ऊपर पहुंचने के लिए हमें भी कितने जन्म लग जाएंगे, पर एक योग सूत्र का अभ्यास के लिए ये सब जानना और अंदर की क्या क्या स्थिति बनती है, ये जानने के लिए ये स्टडी करना ज़रूरी है। बाकी तो कितना प्रयत्न है उसके ऊपर सब कुछ आधार रहता है। यहाँ सूत्र समाप्त होता है, तो रीडिंग भी यहाँ स्टॉप करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, थोड़ा समय है हमारा